मुझे लगता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कंपनियों का जो एक बहुत बड़ा सिस्टम है वो पश्चिम के देशों से हिंदुस्तान में आया है। हमारे देश के लोग भी बहुत ज्ञानी रहे हैं। सबसे अच्छा मसाले का विश्व में व्यापार हमारे देश ने किया। अंग्रेज़ों के आने से पहले 80 लाख टन स्टील का प्रोडक्शन भारत करता था। भारत में बहुत अच्छा वस्त्र बनता था। ईसा मसीह का जो शरीर था वो भी भारत के बने हुए बेहतरीन सिल्क के कपड़े से लिपटा था जब वो अंतिम समय उनका था। तो यहाँ से लेके दूर दूर के देशों तक भारत का व्यापार चलता था। लेकिन भारत के लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि इस ज्ञान पे हमारा पेटेंट है। भारत के लोगों ने ये माना कि ये जो ज्ञान है वो सबको देने की चीज़ है और इस ज्ञान का लाभ बिना किसी हमारे स्वार्थ के पूरे विश्व के लोगों तक जाना चाहिए। इसलिए ज़ीरो जो गणित का पहला शब्द है वो उसका पूरा भारत में हुआ, लेकिन भारत से बाहर तक हमने बिना किसी पेनल्टी का उसका उपयोग पूरा विश्व कर रहा है। प्लास्टिक सर्जरी की सबसे पहले शुरुआत भारत में हुई थी, लेकिन वो पूरे विश्व में जा रही। एक इंडिया हाउस लाइब्रेरी है ब्रिटेन में, उसमें करीब 55,000 दस्तावेज हैं हमारे देश से गए हुए, जो इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज लूट के ले गए, चोरी करके ले गए। तो ये 55,000 दस्तावेज जो है हमारे अभियान के साथ ही मंगवा रहे हैं और एक बुक छपने जा रही है 500 साल की, 50 साल की आज़ादी या 500 साल की गुलामी, ये एक ऐसे करके आ रही। एक दूसरी बुक मेरी आ रही है, देश बिकता है बोलो खरीदोगे। उसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो ऐसे 7 सीरीज उस बुक की आएगी। मुझे इस चीज़ों को दो दृष्टिकोण है, पश्चिम के और हमारे भारतीय जो पूर्वी देश हैं जिसका नेतृत्व भारत करता है, और पश्चिमी देश है जिसका नेतृत्व आज की तारीख में अमेरिका कर रहा है। पहले कभी यूरोप इंग्लैंड करा करते थे, आज की तारीख में अमेरिका कर रहा है। उनमें दो बहुत बड़े अंतर हैं। भारत मानता है कि विश्व एक परिवार है और परिवार में जो ज्ञान है, जो संपदा है, उसको सबको देनी चाहिए। जितनी आपकी स्थिति है, जितनी आपकी समृद्धि है अंदर की, वो पूरे विश्व को उसका लाभ मिलना चाहिए। यह भारत का दृष्टिकोण है। इसलिए भगवान राम इस देश में पैदा हुए, उन्होंने कई राजाओं को हराया। लंका की भरपूर संपत्ति को लूट के चाहे तो राम अयोध्या में ला सकते थे या भारत में ला सकते थे, पर लाए नहीं। उन्होंने वहीं के व्यक्ति को राजा बनाया और उसकी संपदा को लूटने का मतलब नहीं था, क्योंकि रावण का राज्य गलत था, रावण दुराचारी था, इसलिए वहां विभीषण को बिठाया और उनकी सत्ता उनको सौंप के आ गई। ये भारत की मानसिकता है। ऐसे कृष्ण ने कई युद्ध लड़े। कृष्ण चाहते तो यहां से द्वारका तक बहुत ही युद्ध लड़े और बहुत संपदा चाहते तो लूट के ले जाते, लेकिन लूटी नहीं। कृष्ण ने भी यही किया कि वहां के ही कोई योग्य व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को हटा के योग्य व्यक्ति को राजा बनाए। तो ये भारत की संस्कृति है। 5000 साल के भारत के इतिहास में आप मुझे एक भी घटना या रामकृष्ण के समय की एक भी घटना बता दीजिए कि हमने, भारत के लोगों ने संपत्ति कहीं लूट के यहां लाई है। भारत विश्व की संपत्ति लूट के कभी यहां लाई है? अभी इंदिरा गांधी के समय में हमने बांग्लादेश अलग किया, क्योंकि हमसे पंजाब अलग करवाना चाहते थे, हमारे देश के 2 टुकड़े करना चाहते थे, हमने बांग्लादेश अलग करवा दिया, लेकिन बांग्लादेश की संपत्ति को हमने लूटा नहीं। तो ये भारत की संस्कृति है। विश्व एक परिवार है, इसमें लूट की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका और पश्चिम के देशों से जो नई उदारीकरण की, लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज आई है, इसमें विश्व एक बाजार है जिसमें पैसे की झनकार है। जिसके जेब में पैसे की झनकार है वो खरीदार है और उसका ही दुनिया पे मतलब राज भी चलता है। ये पश्चिम की सीधी सी थ्योरी है। हमारे ज्ञान को वो पेटेंट करवा के और हमसे ही लूट मचाने की तैयारी में रहते हैं। तो ये दो दृष्टिकोण बहुत बड़े दृष्टिकोण हैं। इसके बीच की लड़ाई है ये पूरी की पूरी, दो सभ्यताओं के बीच की लड़ाई है। एक लूट की संस्कृति की सभ्यता और एक देव संस्कृति। देवता किसको कहते हैं? जो देते हैं। हम देवता हमको देते हैं, इसलिए हम उसको देवता और देव कहते हैं। तो भारत की जो संस्कृति वो देव संस्कृति है। और एक है पाश्चात्य संस्कृति, जिसको किसको कहते हैं? रावण की संपदा वाले लोग, कि लूट लो पूरी दुनिया से। यही किया ब्रिटेन के लोगों ने। हमारे यहाँ के तख्तो ताज लूटे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो व्यापार करते आप ट्रेड की तरह। आपने छल किया, कपट किया, दुराचार किया। पश्चिम बंगाल का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की 13 साल के राज में जो पश्चिम बंगाल की लड़कियां राजरानियों की तरह रहती थी, वो
एक एक मुट्ठी धान के लिए तरसने लगी। इतनी भयंकर लूट, छल से, कपट से, षड्यंत्र से। तो ये लिबरलाइजेशन सच में लिबरलाइजेशन है क्या? ऐसा नहीं कि भारत लिबरलाइजेशन नहीं जानता था, भारत तो बहुत तेजस्वी देश था। इनको जब ढंग से कपड़े लपेटने नहीं आते थे और पत्ते के कपड़े लपेटते थे ब्रिटेन के लोग, तब कौटिल्य ने सीमा शुल्क पे, अर्थशास्त्र पे बहुत बड़ा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा जगह, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करना है तो क्या सीमा शुल्क लिए होंगे, एक देश दूसरे देश के साथ जाएगा तो उसकी क्या प्रतिबद्धताएं होगी, कितनी आने जाने की व्यवस्थाएं होगी, कैसे, ये सब के सब ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पहली आज से कौटिल्य के जमाने में लिखी जा चुकी है भारत में। तो भारत कोई बहुत और ऐसे नहीं टिका ये ऋषि मुनियों का देश, जहां हमें कोई अंतरिक्ष विज्ञान भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे ऋषि मुनियों ने मंगल पे क्या क्या है, किस कलर का है, ये जब ये साइंस डेवलप नहीं हुआ था उसके पहले लिख दिया है वेदों में। पढ़िए, आप सामवेद पढ़िए, ऋग्वेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, बिल्कुल उसमें आपको सारी की सारी वो बातें दिखाई देगी जो आज के वैज्ञानिक बता रहे हैं। और अभी की क्यों, कृष्ण के समय को देखिए, प्रद्युम्न को टेक्नोलॉजी, रसायन टेक्नोलॉजी से बड़ा किया था, प्रद्युम्न को बड़ा किया था तो रसायन टेक्नोलॉजी से बड़ा किया था। यानी एक व्यक्ति विशेष के आसपास की अणु परमाणुओं की गति को फास्ट करके, और उन्होंने उस समय चक्र को आगे बढ़ा के, और एक उसकी शिक्षा किसने दी? कृष्ण को ने एक महिला को शिक्षा दी रसायन टेक्नोलॉजी की, जो ऋषि मुनि नहीं कर पाए, वो एक महिला को निपुण करके रसायन टेक्नोलॉजी से प्रद्युम्न को कुछ ही समय में बड़ा कर दिया गया। ये विज्ञान भारत के पास था। अब उस ट्रेड में और इस ट्रेड में क्या अंतर है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि ये जो बहुत सारे प्रश्न हैं, आप किसी भी आईआईटी, मेरे कई आईआईटी कॉलेज में व्याख्यान हो चुके हैं, दिल्ली आईआईटी में अभी 5 अगस्त को फिर से तैयारी चल रही है कार्यक्रम की। यहाँ सारा ये फैलाया गया है कि हम डरते क्यों हैं, हम पश्चिम के लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कंपटीशन किस चीज में होनी चाहिए, कंपटीशन के लेवल क्या हो, उसके लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो, वो तो सारा तय होना चाहिए ना। आप यदि डंकल ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो डंकल ड्राफ्ट जो है आर्थर डंकल ने बनाया है, और उसका पहला बना है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ये ट्रेड एंड टैरिफ वो कौटिल्य के समान ही था कि कितनी आयात शुल्क आपका लगेगा, सीमा शुल्क लगेगी, वो सारे मुद्दों पे गेट एग्रीमेंट्स बना हुआ है। अब ये गेट एग्रीमेंट्स के बाद में ये WTO में परिवर्तित हो गया। किसी भी विदेश से हमारा व्यापार किन मुद्दों पे और हमारी क्या आवश्यकता है, ये हमारा देश तय करेगा। ये कोई कानूनी व्यवस्था तय नहीं करेगी कि विश्व के कुछ लोग दादागिरी बता के उसको कुछ सत्ताओं को खरीद लेते हैं, देश के बैठे हुए सत्ताधीशों को खरीद के आप पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं कि क्या क्या कानूनी मान्यताएं होंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के सारे क्लॉजेस, मैं आज लाई नहीं हूँ डंकल प्रस्ताव, मुझे लगा कि 1 घंटे में बहुत सारा कुछ नहीं हो पाएगा, फिर कभी अपन चर्चा करेंगे जब समय मिल पाएगा। तो अब इसमें अंतर क्या है, ये फ्री ट्रेड के नाम पे फिर अंग्रेज आए। कौटिल्य के बाद जब इस देश में अंग्रेजों की सत्ताएं आई, अंग्रेजों ने व्यापारी के नाम पे आए, इस देश की जमीनें खरीदी कि हमें थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा व्यापार करना है, दूसरे राजाओं के साथ साठगांठ की संधि की। इतना छल भारतीयों में नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने वो संधि करके और वहां अपने साम्राज्य स्थापित किए, फिर उनकी सत्ताओं को स्थापित किया। उसके बाद भयंकर लूट, टीपू सुल्तान से लेके तो अभी तक भयंकर लूट मचाई इस देश में। अभी कुछ दिन पहले मैं मेरी माँ के साथ, और हमारे पूरा ग्रुप हैदराबाद का था, तो एक कार्यक्रम के बाद वो मुझे ले गए। भारत सरकार ने इंग्लैंड के लोगों पे, अंग्रेज सरकार के पास से एक मुकदमा दायर करके कुछ ज्वेलरी वापस मंगवाई है, जो तख्त और ताज टीपू सुल्तान की उससे लूटा था, वो ज्वेलरी वापस मंगवाई है। उसका कुछ हिस्सा मैं देख के मेरी आंखें दंग रह गई कि ये बिल्कुल 3rd ग्रेड ज्वेलरी है जो मंगवाई है वापस। और वो हैदराबाद के उसमें आप देख सकते हैं, पूरे जो किला है उसमें पूरी प्रदर्शनी लगी है। एक एक ज्वेलरी इतनी बेहतरीन किस्म की और इतनी महंगी ज्वेलरी थी कि मतलब आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसी ज्वेलरी उपलब्ध नहीं है। वो इतनी भयंकर लूट हिंदुस्तान के पूरे देश के टुकड़े, पश्चिम बंगाल से लूटा, कलकत्ता से लूटा, हैदराबाद से लूटा, कहां से नहीं लूटा इन्होंने, सारे दुनिया से लूटा और पूरे हिंदुस्तान को लूट के ले गए। तो ये ट्रेड है क्या? प्रश्न चिन्ह हमें ये खड़ा करना चाहिए कि सालों से लूट के तुमने जो इंग्लैंड की समृद्धि की, ये ट्रेड है क्या? ये ट्रेड है या ये षड्यंत्र है? तो इसको हमें आर्थिक उदारीकरण नहीं, आर्थिक षड्यंत्र ही नाम देना चाहिए, मेरे कहने का मतलब। उसके बाद हम ये ग्लोबलाइजेशन, 50 साल आजादी को हुए, गांधी बाबा और हजारों देश के शहीद ने अपनी कुर्बानी दी, उसके बाद अंग्रेजों को भगाया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, और अब 50 साल भी हम इस देश की आजादी को संभाल नहीं पाए। 50वें से 54वें साल के बीच में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी फिर हिंदुस्तान में आ गई, उदारीकरण की पॉलिसी हो गई। हमने लूट के खुले दरवाजे छोड़ दिए।
आज जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, वो पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, और जब वो वित्त मंत्री बने पहली बार, तब फ्रांस का एक अखबार है द लमोंद, उसमें एक खबर छपी कि हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक दल की सत्ता आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। और उसके बाद वित्त मंत्री की शपथ 2-3-4 महीने बाद हमने लेते देखी। तो मतलब ये हम तय नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधान कौन होंगे, हमारे देश के नीति निर्धारक कौन होंगे। ये तय रहता है पहले से कि कौन व्यक्ति हमारी फैसिलिटी का और कहां फिट करना है। ये भारतीय राजनीति में आज की व्यवस्था, ये हमारी भी कमजोरी हो सकती है, जैसे शशि मैडम ने कहा, ये हमारी भी कमजोरी होती है कि हमारी सिर पे कीमत लिखी है, सांसद की कीमत कितनी है, विधायक की कीमत कितनी है, मंत्री की कीमत कितनी है, कैबिनेट मिनिस्टर की कीमत कितनी है, ये लिखी हुई है। पहले साल में एक घोटाला होता था, फिर 3 महीने में एक घोटाले होने लगे, फिर 2 महीने में, फिर महीने में एक, अब महीने में 5-10 घोटाले, अब हर तीसरा दिन एक घोटाला आपको सुनने को मिल जाएगा। इसलिए तो हमने देश की आजादी पाई नहीं थी। इससे अच्छा तो गुलाम देश था हमारा उससे पहले। मतलब पहले हमें एक चीज से लड़ना था कि ये अंग्रेज है और इनके खिलाफ हमको लड़ना है, हमारे देश को लूट रहे हैं। अब तो राज अंग्रेज चला रहे हैं और सत्ताधीश हमारे उन्होंने बिठा दिए अपने। बटन वहां से दबता है और नीतियां यहां पास होती है, साइन यहां के लोग करते हैं। हम तो सिर्फ सिग्नेचर करने वाले लोग हैं, नीति निर्धारक हम नहीं रहे अपने देश के लिए। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति इस देश में हो रही है, ड्यू टू लिबरलाइजेशन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन है, ये 3 मुद्दों को लेके आया है। पहली बात तो इन्होंने ये कही कि साहब विदेशी कंपनियां इस देश में क्यों आनी है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्यों आनी है, भारत के लोग अनपढ़े अपढ़े जानते नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या है, इसलिए हम हाई टेक्नोलॉजी देंगे, हाई टेक्नोलॉजी देंगे। और दूसरा उन्होंने बोला कि हमारे देश में पूंजी लाएंगी विदेशी कंपनियां। तीसरा उन्होंने बोला कि रोजगार देंगे। ये 3 मुख्य आधार थी। जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, ये डंकल ड्राफ्ट को जब WTO में चेंज किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया, डंकल ड्राफ्ट में मान्यता नहीं थी कि कोई क्लॉजेस आपके देश को सूट नहीं करता है, कोई कानून सूट नहीं करता तो आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अब ये बाध्यता है कि कानूनी रूप से आपको वो सारी चीजें माननी होंगी जो WTO के प्रोविजंस कहते हैं, और आपके देश का कोई कानून आड़े आता है तो उसको आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि WTO का कानून आपके कानून को वायलेट कर सकता है। तो ये 3 चीजें उन्होंने कही। अब मैं इसका तीनों चीजों पे आपको बात करना चाहूंगी। पहली बात है कि उन्होंने कहा हाई टेक्नोलॉजी देंगे। ठीक, हाई टेक्नोलॉजी दीजिए, देश में अच्छा है, हाई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हमें बहुत जरूरत है हाई टेक्नोलॉजी की। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में जरूरत है, हमें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जरूरत है, हमें हमारे रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में जरूरत है। वहाँ कितने % टेक्नोलॉजी आ रही है विदेशों से, जिसको हाई टेक्नोलॉजी के सही क्षेत्र कहे जाते हैं। परम सुपर कंप्यूटर हमने बनाया है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी परम 15,000 भी बनने वाला है, 15 या 20,000 कुछ बनने वाला है। परम 10,000 जो बना है भारत, पूरे भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना है। उसको हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का है। कितनी भारत में सोना है, कितनी चांदी है, कितनी वर्षा होगी, कितना नहीं है, कितने दुनिया के देशों में क्या, वो सब अमेरिका के सबसे ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर से 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर। उसके बाद जो अभी नया मान रहा है वो, उसका तो शायद वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं होगा। उसके बाद हमने जो तय किया, जो रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में 90% APJ कलाम सीडेक संस्था और उसकी मदद से जो उसकी को इन्फ्लेशन संस्थाएं हैं उन्होंने वो बनाई है सारी की 90% रक्षा के क्षेत्र में। अमेरिका से हाई टेक्नोलॉजी जो आई है, पश्चिम के देशों से जो आई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए जो हाई टेक्नोलॉजी आई है, वो काय की टेक्नोलॉजी है, रिजेक्टेड 3rd क्लास टेक्नोलॉजी, जो आतंकवाद फैलाती है आपके देश में। क्योंकि आतंकवाद में वो रिजेक्टेड टेक्नोलॉजी के हथियार भेजेंगे, आतंकवादियों को देंगे, आतंकवादी आपके देश में आतंक मचाएंगे, तो पुलिस फोर्स आपको उसी किस्म की टेक्नोलॉजी अमेरिकी सरकार से प्रतिबंध करके उससे 10 गुना ज्यादा खरीदने की आपकी मजबूरी होगी और अमेरिका का हथियार बाजार चलेगा। ये अमेरिका के लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है। तो ये जो है, ये वाकई में हाई टेक्नोलॉजी आ रही है क्या इस देश में? मुझे नहीं लगता कि हाई टेक्नोलॉजी 1% भी, 99% तो ऐसी चीजों में है, विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसमें हमें जरूरत नहीं है। और जो हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसमें वो फर्स्ट ग्रेड टेक्नोलॉजी देते ही नहीं है। सेकंड जो हमारी है, तो फिर हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र कौन से जिसमें विदेशी कंपनियां 90% काम कर रही है? वो है आपकी आलू की चिप्स है, पापड़ है, बड़ी है, आपका पेप्सी कोला का बीकानेरी भुजिया है, वो आपकी पेप्सी कोला कोको कोला की चिप्स है, और नमक है, आटा है, और साबुन है, तेल है, मंजन है, अगरबत्ती है।
ये हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र है जिनमें वो दे रही है भारत में, और अब रिटेल बाजार में आ गई है। मतलब किराने की दुकान, हमारे देश में 120 लाख किराने की दुकानें हैं, उसकी जगह पे अब वो विदेशी लोग किराने की दुकानें लगाएंगे। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि किराने की दुकान खोलने की अनुमति हम दे दें, और ये सारी टेक्नोलॉजी हम अपने उद्योगों को खत्म करके लगाते हैं। तो हमारे खून का जो मित्र है, नौजवान है हिंदुस्तान के 100 करोड़ नौजवान, उनके खून का टेस्ट करवाना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े हमारे मैनेजमेंट कॉलेज है, दिल्ली IIT, बेंगलोर IIT में मेरा व्याख्यान हो चुका है, इतने बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान में, इतनी हाई टेक्नोलॉजी के करोड़ों रुपए हिंदुस्तान का खर्च हो रहा है। खून पसीने की भारत की कमाई हजारों करोड़ों स्टूडेंट को तैयार होने पर खर्च हो रही है, और उसके बाद साबुन में, तेल में, अचार में, बड़ी में, पापड़ में, इसमें विदेशी कंपनियां आती हैं। तो क्या हमने अर्थव्यवस्था के कोई क्षेत्र निर्धारित किए हैं? हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो ये हमने सोचा है? कौन से जीरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र होंगे, कौन से मध्यम दर्जे के क्षेत्र होंगे, और कौन सी हाई टेक्नोलॉजी होंगी, किसमें विदेशी कंपनियां आ सकती है और किसमें नहीं आ सकती है? हमने कुछ नहीं किया, जो उन्होंने कहा वो हमने मान लिया। और इसके पीछे क्या है? सबसे पहले देश की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को खरीदा जाता है, राजनीतिक व्यवस्थाओं को खरीद लिया गया है। 51 संसद हिंदुस्तान लीवर के यदि उनके पैसे से चुनाव लड़के हिंदुस्तान में आते हैं, तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय में एक पेप्सी कोला कंपनी या कोको कोला कंपनी एक एक विधायक और सांसद को स्पॉन्सर करेगी और कहेगी कि ये दिस विधायक इज स्पॉन्सर्ड बाय कोको कोला, दिस विधायक स्पॉन्सर्ड बाय, ये स्पॉन्सर्ड बाय वॉलमार्ट, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था की स्थितियां हैं। हम जाएंगे नहीं राजनीति में, क्योंकि राजनीति बहुत गंदी क्षेत्र है। एक दिन में हमारा 80% समय टीवी के वीडियो देखने में खर्च होता है, हमारे सीरियल देखने में हमारा खर्च होता है, भारत की अधिकांश जनता का समय ऐसे ही खर्च होता है। प्रश्न यह है कि जो नीति निर्धारक है वो बिके हुए हैं देश के। उसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों को खरीदा, ये दिल मांगे मोर, पिला दीजिए 5-7 बोतल सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम समसोडिएट, पोटेशियम ग्लूटामेट, ये सारा पेप्सी कोला कोको कोला का वो है। उसमें लिखा है कि इट्स कंटेन कार्बोनेटेड वाटर, वो सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बाहर निकालने की चीजें, और हम धड़ाधड़ कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे अंदर जाके सन्न सन्न पैदा करती है। वो कहती है गाय का दूध डालो, नींबू का पानी डालो, है। अभी तो आप क्या, मैं कल कुछ पढ़ रही थी तो वो राहुल गांधी आजकल डाइट कोक की जगह नींबू पानी पीने लगे, और रामदेव जी का कहीं सुन लिया होगा टीवी पे, तो वो नींबू पानी पिला, हिंदुस्तान के लोगों को तो पिला